शर्म अवाम पे सितम, हुकूमत को तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने से माजरत। वुज़रा और मशीरों ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, 188% तक इजाफा। विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ाकर 5,19,000 रुपए करने की मंजूरी। क्या ये खुला तजाद नहीं? सैटेलाइट इंटरनेट पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत ने अमरीकी कंपनी स्टारलिंक को आरजी एनओसी जारी कर दिया। नई कंपनी की आमद से क्या पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल खत्म हो जाएंगे? आईटी मिनिस्टर शिजा फातिमा दुनिया बोल है में बनेंगी आज हमारी मेहमान। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का हाथ से ताबीर तक का सफर। दिल के अस्पताल की तामीर आखिरी मराहिल में, अगले माह ओपीडी सर्विसेज के इफ्तिताह का इम्कान। फलाही इदारे के सीईओ फरहान अहमद आज होंगे हमारे मेहमान। चौथे खलीफा और दामाद रसूल हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम शहादत। शहर शहर मजालिस और जुलूसों का एहतमाम। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। यौम शहादत अली पर उल्मा के साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले रमजान स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सुंदस। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली है। वजीर खजाना ने भी 2 रोज कबल कहा था कि इस बार बजट में शायद सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफा मुमकिन ना हो। दूसरी जानिब वुज़रा और मुशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया है। वफाकी काबीना अरकान के जो तनख्वाहें हैं अब वो 2 लाख के बजाय 5,19,000 रुपए की मंजूरी दे दी गई है। वो होंगी इस इजाफे के बाद अवाम सवाल उठा रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? अपनों पे करम, अवाम पर सितम। जी हाँ, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार एहतशाम उलग साहब। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर सर बड़ा ज़बरदस्त हम तरक्की कर रहे हैं और ये तरक्की की ही तो नवीद है कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। हम अब मतलब कि आवाम की नहीं बढ़ रही, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे कम से कम उनकी तो बढ़ रही है ना सर? देखिए फैसल, यूं लग रहा है कि कोई भी हमारे माशरे का जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना, वो खास तौर पे हुकूमती हल्के हो, अदालत हो, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी हो, पार्लियामेंटेरियन हो, ये लगता है कि एक दौड़ में लगे हुए हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, कि कोई पैसा जो हमने कमाना है हम उसमें पीछे ना रह जाएं। अभी देखें ये सिलसिला शुरू होगा, आपको याद होगा साल सवा साल पहले ये पंजाब असम्बली से शुरू हुआ था। एमपीएस ने अपने ही 400-500% तनख्वाहें बढ़वाई थी। उसके बाद से ये मामला आया जनाब इधर पार्लियामेंट में, यहाँ पे नेशनल असम्बली में लोगों ने तनख्वाहें बढ़वाई। उसके बाद सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाई गई और उससे पहले सबसे पहले तो हम चले जाएं तो जजों की तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। वो तो शायद हुकूमत उनको लेवर करना चाहती थी, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी। मतलब आम तनख्वाह जो जजों की थी वो कहा जाए, वो मुझे याद है जिसकी 6-6.5 लाख तनख्वाह थी वो 11 लाख 12 लाख बल्कि 14-15 लाख तक चली गई थी। उसके बाद फिर देखें जिस तरीके से सेनेट असेंबली और फिर आज आपने देख लिया कल कि जिस तरीके से काबीना में हुआ, मतलब ये मेरे लिए शायद हजम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो माजरत के साथ वो जो ख्वाजा आसिफ फैसले इस्तेमाल करते हैं ना जुमला अपने मुखालफिन के लिए, तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। देखे ना वो होनी चाहिए, मतलब इंतहा है। और जब भी आपने जिक्र किया, अभी देखे वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि सरकारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, पेंशन में कोई इजाफा होना। चले ये ना करें, उस दूसरी तरफ महंगाई का क्या बुरा हाल कर दिया। लेके अभी आपने देखा 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की सागदार साहब ने कि कोई सूरत ही नहीं है 164 रुपए किलो से तनख्वाह अपना ज्यादा नहीं की जाएगी। कीमत 180-185 रुपए किलो चीनी बिक रही है, कोई हुकूमत की रेट नहीं नजर आती। तो अफसोसनाक बात यह है कि हमारे जो खास तौर पे अभी आप जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि 80-90% वो लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। और अब जिस अंदाज से काबीना में आप देख लें, काबीना भी जो कहा गया था 14-15 लोगों की होगी, अभी देख लें ये 35 लोग थे और 3-4 दिन पहले आपने देखा इनकी तादाद डबल कर दिया, अब ये 52 हो गए। एहतशाम साहब, ये जो सैलरी की बात हो रही है, जरा लोगों को ये भी बताइए। खैर लोगों को पता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लेकिन लोगों को ये भी बताइए कि ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा के पर्क्स, द फ्यूल्स एंड द अलाउंसेस और वो सारी चीजें जी वो तो अलग है बिल्कुल। ये तो आपने बड़ी जबरदस्त बात की फैसल। इनकी तो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एट टाइम तो तनख्वाहों से ज्यादा होती हैं। फिर इनके जनाब जिस तरीके से इनको सिक्योरिटी दी जाती है, इनके गार्ड होते हैं घर में और उसके बाद ऑफिस में, प्लस फिर इनके खाने पीने के यानी कोई लिमिटेड अनलिमिटेड बिल होते हैं।
अभी ये जनाब आपको बुलाएंगे खाने पे, अखबार नवीसों को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आ जाए। आजकल अफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब अफ्तारियों पे आप किसी बड़े अच्छे होटल में आप 20 लोगों को आप बुला लें तो वहाँ पे भी 8-10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये अपनी जेब से देते हैं, ये सब सरकारी खजाने से जाता बिल्कुल है। एहतशाम तो साहब, देखिए अफसोस जी ना एहतशाम जी साहब, आपने मैं जो सवाल एक्चुअली करना चाह रही थी वही सारी बात आप खुद ही से करते चले गए। मैं सिर्फ ये बात सोच रही हूँ कि आप तनख्वाहें डबल कर दी, उसके अलावा जैसे फैसल ने कहा कि इतनी उनको अलावा उनकी तनख्वाहों की चीज़ें मिल रही हैं, फिर अगर आवाम सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करते हैं तो फिर वो भी नहीं सुने जाते, तो आवाम फिर जाएं कहाँ? क्या खामोश तो बैठ नहीं सकते इन तमाम चीज़ों के बाद? देखिए सोनिया, लोग आवाम तो आवाज उठाती है, रोती है, पीटती है, अब क्या कर सकते हैं। आवाम अब सड़कों पे आके एहतजाज बाकायदा शुरू करे तो फिर वो कहते हैं कि जी देखें ये हुकूमत के खिलाफ लोग हो गए। मतलब वो बेचारे एहतजाज ही कर सकते हैं। और फिर यही है कि आप और मैं उनके ब्याह पे बात कर लें, लिखने वाले बात कर लें, लेकिन दानेदारी की बात है कि जिस तरीके से महंगाई बड़ी, अब मुझे अफसोस होता है फैसल और सोनिया ये कहते हुए, जब ये कहते हैं कि 40% से हम अब सिंगल डिजिट 4% हमारी महंगाई होगी। नहीं हुई महंगाई। अभी देख लें महंगाई के बढ़ने की रफ्तार में शायद कमी हुई है, लेकिन महंगाई आज भी आप चले जाएं किसी चीज की कीमत की कम नहीं हुई। और ये लोगों के लिए मसाइल हैं जो हमारे मुल्क में आप देख लें। अब अभी आप देख लें 1.5 करोड़ पे 1.5 करोड़ बंदा मजीद जो है ना वो गुर्बत की सतह से नीचे चला गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। अब 25 करोड़ की आबादी में 11 करोड़ लोग जो है ना वो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। वो यूं आप कहें कि $2 पर डे पे सस्टेन कर रहे हैं। अभी आप मुझे बताएं जो बेचारे और लोग हैं, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि भाई 80% लोग वो हैं कि जिनकी 10 तारीख के बाद इनका उधार शुरू हो जाता है। आप उनसे जाके पूछिए उनके क्या मसाइल हैं, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं है। फैसल हम बूढ़े हो गए यही बातें करते हुए। इसका आप देखने जितने हुक्मरान हैं उनकी कोई सेहत पे जू नहीं रिंगती है। वो अपने मामला ठीक रखना चाहते हैं। अपने देखने जितने आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, अभी देखें पीपल्स पार्टी PMLN की लड़ाई किस बात पे हुई, खत्म किस बात पे हुई कि जी हमारे फंड बढ़ा दिए जाएं। अब नवाशी साहब ने कहा, शबाशी साहब ने, आपको फंड दिए जाएंगे, इतने ही दिए जाएंगे जितने आप पीपल्स पार्टी के MNO को दिए गए, जितने PMLN के लोगों को मिलते हैं। तो देखें ना इनकी तो दौड़ ही यहाँ तक है कि जी हमें क्या मिलता है। तो प्रोसेस में मारे जाते हैं आवाम। और फिर अब देखें तो लोअर मिडिल क्लास तो खत्म हो गई है, तेजी के साथ मिडिल क्लास खत्म हो रही है और किसी को कोई एहसास नहीं है कि मुल्क कहाँ जाएगा। और आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड बैंक अपना IMF के साथ जो इन्होंने तय किया था कि ये 13,000 क्या कहते हैं 13,000 अरब रुपया जो है ना वो रेवेन्यू होगा कलेक्शन, उसमें 600 अरब रुपये की कमी कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि जी अगले माली साल के लिए वो फिर दोबारा से 15,000 रुपये का वो रख रहे हैं, क्या कहते हैं कि जी रेवेन्यू का टारगेट। वो रेवेन्यू का टारगेट कैसे पूरा कर रहे हैं? आपसे और हमसे। अब वर्चुअली आलम ये हो गया कि तनख्वाहदार तबका 45% तनख्वाहें अपना उन पर टैक्स लगा, 10% सरचार्ज कर लें तो 55% आप जो तनख्वाह फैसल लेके जाते हैं वो कम हो जाती है। सोनिया तनख्वाह लेके जाती हैं, खुश ना हो कि आप ईद बड़े अच्छे तरीके से मना लेंगी, ऐसा नहीं है। तो लेकिन अफसोस होता है कि किसी को कोई ख्याल ही नहीं है कि लोगों का सोचा जाए। अब क्या किया जा सकता है सिवाय इसके एहतजाज किया जाए, लेकिन ये लोग किसी सूरत में भी अपने मफादात पे जद आने देने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने मफादात पार्लियामेंटेरियन हो, आप हमारी सिविल सोसाइटी हो, अब ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी अदलिया हो, सारे जो है ना वो खूब माल बना रहे हैं और प्रोसेस में आम आदमी मारा जा रहा है। जी जनाबे वाला, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका एहतशामुल हक साहब। और उम्मीद करते दुआ करते देखें ये नहीं है कि किसी की तनख्वाह बढ़ने पे किसी को कोई मसले मसाइल हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर एक तबके की बढ़ रही है तो फिर सबकी बढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर पे उन तमाम तर लोगों की कि जो हमारे अवामी नुमाइंदा है, चुनिंदा नुमाइंदा। अब देखिए सवाल तो ये है कि वोट किसने दिया? अवाम ने। बड़ी किसकी? उनकी जिनको वोट मिले। तो जिन्होंने वोट दिए उनकी भी तो लेकिन फैसल हम फिर भी इस पर बात करते रहेंगे, कभी ना कभी चीज़ें ठीक होंगी। हमारा काम है बात करना और करते रहना, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह चीज़ें सही होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का डिजिटल शोबे की जानिब एक अहम कदम। मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को आरजी NOC जारी कर दिया गया है। और वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सिदा फातिमा ख्वाजा के मुताबिक
तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी बॉडीज के इत्तफाक राय के बाद वजीर आजम की हिदायत पर स्टारलिंक को आर्जी तौर पर यह एनओसी जारी कर दिया गया है। जबकि इस सारे अमल में पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी फीस की अदायगी और लाइसेंस की दीगर शराइत पर अमल दरामद की भी निगरानी की जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बहुत जल्द इंटरनेट की स्पीड, जिसका मसला तमाम पाकिस्तान में था, वो हल होने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस की इब्तिदा से ही लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश से शदीद परेशान हैं और बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इस गैर एलानिया बंदिश के सबब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के शोबे को 1 अरब से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। फैसल जी बिल्कुल। अब हुआ यह कि टॉप 10 VPN.com की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान को इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के सबब 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स के नुकसान का सामना करना पड़ा है। बट स्टारलिंक के आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां आएंगी, वफाकी वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शिजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मैम। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट और बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट है। लोगों को बताइए कि क्या करने जा रही हैं आप और कितनी जल्दी ये काम हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मेरे ख्याल से कि इस चीज़ की जो मुबारकबाद है वो पूरी कौम को जाती है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ को, बच्चे और बच्चियों को, जिनके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का एक आते ही डायरेक्शन थी कि किस तरह से रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट हमने अपने तमाम बच्चों को पहुंचाना है, चाहे वो पाकिस्तान के पूरे अर्ज़ में कहीं भी रहते हों। तो सैटेलाइट इंटरनेट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे जहाँ पे हार्ड एरियाज़ होते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, हमारे सहराओं में, दूर दराज इलाकों में बच्चे रहते हैं, जहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे पहुँचना मुश्किल है। हम USF के ज़रिए और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ज़रिए कोशिश ज़रूर करते हैं। हमारी स्पेशल कम्युनिकेशन SCO के GB में भरपूर कोशिश करती है, मगर फिर भी वो इलाके जहाँ पे हम नहीं पहुँचा पाते, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा मुफीद है। और उसके अलावा भी इसकी जो इंटरनेट स्पीड है, क्वालिटी है, वो तमाम शहरियों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा शिजा साहिबा, आपने कहा कि ये तो बहुत ही चलें अच्छी बात है माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कि भाई हमारा जो इंटरनेट का मसला है वो बड़ा जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होगा स्टारलिंक जो है। सो जो आम आदमी जिनका जिक्र आपने किया कि पहाड़ी इलाके या इस तरह के लोग, तो ये जो लोग हैं ये कब तक इससे फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी प्राइसिंग जो है वो तो डिसाइड होनी है और रेगुलेटर जो हैं, PTA है या मुख्तलिफ रेगुलेटर्स हैं जो मार्केट को देखते हैं, बैलेंस करते हैं, सेक्टर की हेल्थ का ख्याल करते हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह प्राइसिंग देखी जाएगी कि किस तरह हमने बैलेंस स्ट्राइक करना है कि अफोर्डेबल भी हो और सेक्टर के अंदर भी कोई मेजर डिस्ट्रप्शन ना आए टेलीकॉम सेक्टर की हेल्थ के हवाले से। मगर इसके ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक तो ये है कि टर्मिनल इंडिविजुअल खरीदते हैं, आप अपने घर के लिए खरीदते हैं, दफ्तर के लिए खरीदते हैं। कुछ टर्मिनल्स ऐसे भी हम लगा सकते हैं जो बैक हॉल पे होते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ हम हाइब्रिड निज़ाम इसके लिए कोई ज़रूर इस तरह का लेके आएंगे कि किस तरह इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो बहुत ही ज़हीन बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए लाखों डॉलर कमा रहे हैं घरों में बैठे हुए। पाकिस्तान दुनिया की 4th लार्जेस्ट हम फ्रीलांसिंग इकॉनमी है। हमारे इन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन तक इंटरनेट पहुंचाएं और उसके लिए हमें जो भी इक़दाम उठाने पड़े वो हम इंशाल्लाह ज़रूर उठाएं। शिजा साहिबा, आपने अपनी गुफ्तगू में भी एक बहुत ही अहम इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इस इंटरनेट को अंडर सर्व्ड जो एरियाज़ हैं उन तक पहुंचाया जाएगा, जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, और बिल्कुल ये होना चाहिए। गिलगित से लेके बलूचिस्तान तक ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे तालिब इल्म उनको सबसे ज़्यादा मसला आता है। अच्छा, लेकिन पिछले साल में सिर्फ अंडर सर्व्ड एरियाज़ में नहीं, अर्बन पॉपुलेशंस में भी इंटरनेट के बहुत सारे मसाइल रहे थे। आफ्टर स्टारलिंक हम इन दोनों इश्यूज को एड्रेस कर सकेंगे? जी एब्सोल्युटली। देखें, वो तो एक एडिशनल फ़ायदा है कि ऐसे एरियाज़ में जो अंडर सर्व है वहाँ पे जाता है, मगर शहरियों के लिए तो अर्बन एरियाज़ के लिए ऑब्वियसली ये फैसिलिटी अवेलेबल है। जहाँ तक इंटरनेट के मसाइल का ताल्लुक है, बिल्कुल देखें, 1-2 महीने के लिए ज़रूर एक बीच में डिप आया था, मगर ओवरऑल मैं आपके चैनल के ज़रिए ये थोड़ा सा समझाना भी चाहूँगी सबको कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है ना वो 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम के ऊपर चल रहा है और पिछले 6 महीने में हमने लिटिगेशन से मैं
वज़ीर कानून का, अटॉर्नी जनरल का इसमें शुक्रिया भी अदा करूंगी जिन्होंने वज़ीर आज़म की डायरेक्शन पे अर्जेंटली लिटिगेशन से तकरीबन 550 से ज़ायद मेगाहर्ट्ज लिटिगेशन में जो हमारा कोर्टों में केसेस में स्टे ऑर्डर्स में फंसा हुआ था वो क्लियर करवाया है। आप अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क जो है वो 350 मेगाहर्ट्ज पे चल रहा है पूरे मुल्क का इंटरनेट, और एक साल में इंटरनेट यूजेज में 25% इजाफा हुआ है, लेकिन स्पेक्ट्रम ऑक्शन कोई नहीं हुआ 2021 के बाद से, और वो भी थोड़ा बहुत ही हुआ था। मेन तो 2000 आपको याद होगा 16-17 में हुआ था। ना स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ, ना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट हुई। अनफॉर्चुनेटली 2018 ऑनवर्ड हम ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल में इकोनॉमी में गए कि हम डिफॉल्ट के बहाने पे आ गए। आपको पता है हमारी एलसीआं नहीं खुल रही थी, तो जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इम्पोर्ट करके लगता है, इसकी जो मशीन, इसकी जितनी भी फैसिलिटी होती है, इक्विपमेंट होती है, इम्पोर्ट होती है। तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट हो पाई, ना स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ, तो एक ओवरऑल कंजेशन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, इंटरनेट यूजेज, और बड़ी अच्छी बात है कि इंटरनेट यूजेज बढ़ रहा है। 25% अगर इंटरनेट यूजेज बढ़ा है तो 27% IT के एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखी है पाकिस्तान ने। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इंटरनेट की यूजेज को तेजी से बढ़ाएं, मगर उसी के साथ साथ इंशाल्लाह अगले 2-2.5 माह में हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी 3 नई अंडर सी केबल, सबमरीन केबल्स पाकिस्तान में लैंड की हैं, उससे भी हमारी जो दुनिया के साथ कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। हमारी नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी तकरीबन तैयार है, उससे जो इंटरनल फाइबराइजेशन है, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम 5% से भी कम लोग हैं जो जिनके घर पे तार के जरिए, ऑप्टिक फाइबर या फाइबर के जरिए इंटरनेट आता है। ज़्यादातर लोग, 90% से ज़्यादा लोग मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर जो इंटरनेट होता है वो होता है जो फाइबर के जरिए आता है, वो हाई स्पीड होता है, रिलायबल होता है। और जब भी आप देखेंगे कि सिक्योरिटी की वजह से, किसी भी वजह से इंटरनेट में डिस्ट्रप्शन आती है, तो कभी भी फाइबर वाली इंटरनेट पे नहीं आती, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से हमने देखा है कि हमारी एक्सपोर्ट हर महीने बढ़ रही है 18%, 20%। ओवरऑल पिछले 7 माह में हमने 27% ग्रोथ देखी IT की इंडस्ट्री में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको कलेक्टिवली देखा जा रहा है। IT के अंदर, टेलीकॉम के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट पे भी भरपूर काम किया जा रहा है, इसी तरह से फाइबराइजेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी के लिए सबमरीन केबल्स पे काम किया जा रहा है, और सैटेलाइट इंटरनेट जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं था, और हमारे रीजन में तो कहीं पे भी अभी रेगुलराइज नहीं हुआ। तो पाकिस्तान प्रॉब्ली, आई एम नॉट रॉन्ग, तो पहला मुल्क होगा जहाँ पे स्टारलिंक जो है वो बाकायदा लाइसेंस और रेगुलराइजेशन के जरिए आएगा। तो कोशिश जो है वो वज़ीर आज़म की एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसमें हमारा बड़ा साथ दिया है, क्योंकि डायरेक्ट इंटरनेट है, हमने उनसे भी राब्ता किया कि जहाँ पे सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, उन्होंने उसको हमारे साथ इतना ताउन करके इस पूरे प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराया है। इसमें PSART का जो स्पेस की रेगुलेशन बोर्ड है, PTA का जिसने लाइसेंस देना है, इन सब ने मिलके, दोनों चेयरमैन ने, सब ने मिलके जो है इस चीज़ को मुमकिन बनाया। मेरे ख्याल से कि तमाम लोग जो हैं वो तारीफ के भी हकदार हैं, और हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है वो मुबारकबाद जो है उसके लिए। मैम, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आई विल जस्ट गो ऑफ टॉपिक, एंड एक और बहुत अहम मामला है दैट सॉवरेन AI। मैं चाहूँगा उस पर भी आप थोड़ी सी लोगों की रहनुमाई फरमाती जाइए। पूरी दुनिया किस तरीके से अपना एक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लेके आ रही है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस वक्त सॉवरेन AI को अटेन करने में? देखिए, ये बड़ी आपने बहुत ही अहम नुकता उठाया है। आज जो दुनिया के अंदर एक AI की रेवोल्यूशन है, वो ना सिर्फ IT सेक्टर को, IT इंडस्ट्री को, बल्कि मेरे ख्याल से चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, कोई भी आप शोबा उठा लें, उसके अंदर अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ऑटोमेशन का, मशीन लर्निंग का, और ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनका इस्तेमाल ना किया तो पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से कि उस तरह से दुनिया के साथ नहीं चल पाएगा। सॉवरेन AI के ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमारी जो नेशनल AI पॉलिसी है उसके अंदर हम सॉवरेन AI का कॉन्सेप्ट जो है वो एम्बेड कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, हमने 1-2 इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स जो कि एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि काम ही सॉवरेन AI के ऊपर कर रहे हैं, उनको भी इंगेज किया है ताकि हम बेहतर से बेहतर पाकिस्तान के लिए जो है वो पॉलिसी ला सकें। क्योंकि देखिए बात यह है कि
अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हमारा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव हमने इस स्टेज पे सिस्टम के अंदर ना इम्बेड किया, तो हमारी आने वाली नस्लें, तो आपको पता है आजकल हर बच्चा चैट जीपीटी, डीपसीक, इन सारी चीज़ों से जो सीखता है सीख रहा है। तो ये एक वन ऑफ द डाउन साइड इसका ये होगा कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा कल्चर, हमारी रूट, हमारे मज़हब, हमारे तौर तरीके, हमारी लैंग्वेजेस, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जाएँ। तो हमारा एक इसके ऊपर बाकायदा हम इसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आएंगे, और लेकिन बैलेंस स्ट्राइक करना है कि किसी भी तरीके से जो है वो इनोवेशन इम्पैक्ट ना हो। उसको करते हुए हमारी कोशिश है कि हम एथिकल लीगल कंसिडरेशन रखते हुए इसके ऊपर भरपूर तरीके से काम करें। और हमारे जितने बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के मेंबर्स हैं, उन सबसे जो है हमने वैसे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की भी है, मगर मजीद करेंगे। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है हम पाकिस्तान को ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शदा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट से जितने भी रिलेटेड इश्यूज थे उनको अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक किया जा रहा है। स्टारलिंक देखना ये, लेकिन जैसे सोनिया आपने कहा कि देखना ही होगा कि वो कमर्शियली कितना वायबल होगा। लेट्स सी इट्स अ बिग पॉपुलेशन पाकिस्तान, तो अगर उनके इंटरनेट यूजर्स बढ़ते हैं तो वो कितना सस्ता हो सकता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब जो है वो वक्त हो गया एक ब्रेक का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। दुनिया बोल है में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। आज हम आपको उन खिलाड़ियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बाइस गेमिंग की दुनिया में कोरियन हुक्मरानी खत्म हुई। कोरिया और पाकिस्तान का मुकाबला जिस वक्त 9-9 से बराबर, तो उस वक्त इस खिलाड़ी ने आकर गेम का रुख बदल दिया, जिन्होंने लगातार 2 राउंड्स में कोरियन खिलाड़ी को मात देकर टीम पाकिस्तान को फातेह करार दिया। हाफिज तनवीर, जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और उन्होंने फतह से हमकिनार करवाया। इनके साथ साथ मोहम्मद फरजीन, उन्होंने भी पाकिस्तान की फतह में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। आज दोनों हमारे साथ मौजूद है, फरजीन और हाफिज तनवीर। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। भाई दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, तनवीर और फरजीन। मैं आगाज़ करूँगा हाफिज तनवीर से। तनवीर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। कैसा महसूस कर रहे हैं आप पाकिस्तान का नाम टेकन 8 ई स्पोर्ट्स में इतना बुलंद करने पे? हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है हमेशा। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी ये गेम खेलने से रोका नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा भी सपोर्ट किया इसके लिए। तो काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं जीतने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस कोरिया एक नेशन वर्सेस नेशन मुकाबला था। जिसने जीता था उसने वर्ल्ड बेस्ट टेकन का खिताब हासिल करना था। तो अल्लाह का शुक्र है इसके लिए। और ये भी साथ बताइएगा कि क्या आप लोग मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड बैठे थे कि आप लोगों ने इनको बस हरा के ही दम लेना है, या बस ये अचानक से हो गया, एक जज्बा, एक जुनून आ गया कि जी पाकिस्तान को तो जिताना ही जिताना है? नहीं, ये तो काफ़ी देर से ही लाइक डिसाइड हो रहा था। हम बहुत देर से इस बारे में सोच रहे थे कि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमने बहुत देर से इस चीज़ का माइंड बनाया हुआ था कि जब भी हमें चांस मिला एक नेशन वर्सेस नेशन मुकाबला खेलने का, तो हम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी प्लानिंग काम आई हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। राइट। एक और होनहार सितारे फरजीन हमारे साथ मौजूद है। फरजीन, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जो आप जिस कोरियन प्लेयर के खिलाफ खेल रहे थे, आपकी जो बाउट लगी उसके साथ, वो कैसा रहा ये बताइए। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके भी जो सारे प्लेयर हैं वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। मतलब हमारा उनके साथ वैसे भी मुकाबला होता रहता है जब हम टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, जब इंटरनेशनल जाते हैं तो कोरियंस के साथ हमेशा हमारा मुकाबला होता है। तो मोस्टली ये है कि जीतते तो हम लोग ही हैं, लेकिन वो लोग भी जीतते हैं। कोरिया का एक वर्ल्ड चैंपियन है जो रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता था, उसके अंदर मैं 5th आया था और मेरा टीममेट 2nd आया था। तो मतलब वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, लेकिन हमारे अंदर भी ये था कि अगर हमारा इनके साथ मुकाबला हुआ तो जो मर्जी हो जाए, बस हम लोगों ने जीतना और इंशाल्लाह जो है ना नंबर 1 टेकन नेशन का खिताब हासिल करना है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। ज़बरदस्त। हाफिज़, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है। मुकाबला 9-9 से बराबर था, उसके बाद आप मैदान में उतरे और आपने दोनों राउंड्स में जो है उनको, सामने वाले को चित कर दिया। ये जोश कैसे आया अचानक से? मैं ये जानना चाहती हूँ, अचानक से कैसे बाजी पलट गई? वहाँ पे प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा आ गया था हम पूरी टीम के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है हम जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर थे। मैं जो मेरा ओपोनेंट था मुझे उसके कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था और मैं उनके साथ पहले खेला भी हुआ था,
तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने इनके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है इनके आगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही जीतूंगा। तो जी उसी कॉन्फिडेंस के साथ गया और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जीता मैं। जी। और हाफिज आप सबसे यंगेस्ट भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे छोटे, कम उम्र है ना हाफिज इसमें। कितना प्रेशर था कि सारे बड़े जो हैं वो हाफिज को आगे भेज रहे हैं, तो कितने प्रेशर में आ गए थे आप उस वक्त? हाँ, देखिए सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं सारे के सारे चैंपियन के साथ ही प्रैक्टिस करता हूँ। नाइक अरसलान है, साकिब अजय, जितने भी यहाँ के वर्ल्ड चैंपियन है। तो जब मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की है तो मुझे हर वक्त कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मैं इनके साथ प्रैक्टिस करके इनको हरा सकता हूँ, इनके साथ खेल सकता हूँ, तो दुनिया का कोई भी इस तरह का प्लेयर नहीं है जो मुझे ज्यादा टफ टाइम दे। तो लाइक चांसेस तो फिर भी 50-50 होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस था कि मैंने अच्छे प्लेयर के साथ प्रैक्टिस किया और इंशाल्लाह मैं अच्छे प्लेयर की तरह ही खेलूंगा और कितना खेला। अच्छा फरजीन, बिफोर एंटरिंग इनटू द कंपटीशन मैं दोबारा से बात करूंगा, क्योंकि जो कप्तान साहब थे अरसलान ऐश, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच की थी जब आप लोग जीत गए थे। मुझे थोड़ा सा बताएं फरजीन कि आप ई स्पोर्ट्स में आने से पहले क्या कर रहे थे, शुरू से ही कर रहे थे, कितनी मुश्किल हुई थी आप लोगों को? जैसे कि अरसलान ने भी कहा कि हमारे पास इतने मसाइल थे, वीज़ा का इशू आ रहा था, बिजली के बड़े मसाइल थे, लाइट नहीं होती थी, तो आप भी इन्हीं मसाइल से गुजर के आए फरजीन? जी, जी, बिल्कुल। आपको पता है कि पाकिस्तान में मतलब अगर हमें तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो है ना, जब मैं मतलब छोटा था, मैं 7-8 साल से खेल रहा हूँ, तो जो सबसे बड़ा मसला था कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है ई-स्पोर्ट्स को लेके। मतलब अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप गेम्स में जाते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तो हमेशा यही कहते हैं कि अपना टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ लो, पढ़ लो। तो एक तो वो सबसे ज़्यादा मसला था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स जो है वो शुरू से सपोर्टिव थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने गेम खेलनी शुरू की, प्रोग्रेस करनी शुरू की, टूर्नामेंट्स जीते, तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी पता चला कि नहीं, अगर बच्चा खेल रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद जब फिर मुझे स्पॉन्सर मिला, तो फिर उनको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर वो मुझे और टाइम देने मतलब देते फिर थे आपको गेम को। अलाउ किया ना? उसके अलावा जी, जी, बिल्कुल। हम्म, उसके अलावा फिर जब स्पॉन्सर मिल गया इंटरनेशनल, फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला था हमारे लिए वीज़ाज़ का। अगर कोई भी स्पॉन्सर होता था हमारे पास, वो क्या हम कहते थे कि यार इधर टूर्नामेंट है, जैसे यूएसए में है, यूके में है, कहीं पे भी है, तो सबसे बड़ा मसला जो हमें आता था वो था वीज़ाज़ का। हम्म। तो इसकी वजह से हमें मतलब काफ़ी हर्डल्स, हमारे काफ़ी टूर्नामेंट्स भी मिस होते थे। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारी टीम अच्छी है, तो वही जो है उधर से सपोर्ट करते हैं थोड़ा कि वीज़ा हमारा किसी तरीके से लग जाए, तो हम जो है वो जाके खेलते हैं इंटरनेशनल। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टडी करता था, जो कि अभी भी कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। और बस ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस हुई है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर मसला वही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो बाहर की टीम्स हैं वो इसीलिए स्पॉन्सर नहीं करती कि यहाँ के जो प्लेयर हैं अगर हम स्पॉन्सर करेंगे तो उनको वीज़ाज़ इश्यू आएँगे, हम्म, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, मतलब हम्म। बहुत ज़्यादा इश्यू हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी गवर्नमेंट जो है उसको भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है। अगर मैं लास्ट ईयर बात करूँ वर्ल्ड कप की, तो उसका आप अंदाज़ा लगाएँ कि उसका प्राइज़ पूल $60 मिलियन था जिसके अंदर 15 ओह, गेम्स इंक्लूड थी। माय गॉड। मतलब आपने कभी क्रिकेट में भी इतना बड़ा प्राइज़ नो। पूल नहीं देखा होगा वर्ल्ड कप का भी। दैट्स ट्रू। तो मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, जापान है, उधर प्रॉपर जो है वो स्कूल्स हैं, ई-स्पोर्ट्स के स्कूल्स हैं। अभी हम रिसेंटली जापान से मतलब जीत के आए हैं, तो हमने विज़िट किया था कि वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स हैं, वाओ टीचर्स हैं, यार। उनके कोचेज़ हैं, जो उनको सिखाते हैं इस चीज़ के बारे में, जो उनको बताते हैं कि अगर आप ये गेम खेल रहे हो, तो इसका क्या स्कोप है, मतलब आप किस तरह फरजीन, आगे जा क्या सकते हो। आउटस्टैंडिंग बात बताई यार आपने कि आप ऐसे ममालिक को मार के आ रहे हैं जो इस डिसिप्लिन में जी, स्कूल्स और कोचेस से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। हैट्स ऑफ फरजीन, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका। और जी, जनाब आली, हाफिज तनवीर, आप दोनों का बहुत इसी तरीके से मुल्क का नाम रोशन करते ठीक है। जाइए। वो तमाम तर हुक्काम जो ये देख रहे हैं वो ये सुन लें कि ये बच्चे नामसाइद हालात के बावजूद ऐसे कंट्री से जीत के आ रहे हैं जो ना सिर्फ हालात में बहुत अच्छे हमसे, बल्कि ट्रेनिंग भी बच्चों को दे रहे हैं। इनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर दें तो जी। फिर क्या ही बात है। बिल्कुल सही बात है। अब जो है ना वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
एक मरतबा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद खातून हज़रात। आपको पता है कि जब छोटे-छोटे बच्चे हँसते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब इन्हीं बच्चों को कोई बीमारी हो जाती है तो तकलीफ़ होती है, और बीमारी ऐसी हो जो जानलेवा हो जाए, जैसे कि दिल की, तो फिर जो वालिदैन का और जो फैमिली वालों का हाल होता है वो बयान से बाहर है। अब ऐसे में ही कुछ लोग इसको अपना फ़रीज़ा समझते हुए उठ खड़े होते हैं और इस काम को करने का जो है वो बीड़ा अपने सर पे लेते हैं। तो हमारे साथ जो है आज मौजूद है पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ख्वाब से ख्वाब ताबीर तक के सीईओ फरहान अहमद साहब। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरहान साहब, गुज़िश्ता माह रमज़ान भी आपने शिरकत फरमाई थी शो में। मैं चाहूँगा सबसे पहले ये बताइए कि काम कितना मुकम्मल हो चुका है अस्पताल का, लोगों को आज ये ऐलान करके जाइए आप। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह के फ़ज़ल से जी हमारा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। हमारा जो एक फिनिशिंग का ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है। हमारी टेस्ट ओपीडी शुरू हो चुकी हुई है, तो आउट पेशेंट इंशाल्लाह 13 अप्रैल को हम पब्लिक के लिए उसको ओपन कर देंगे। तो बस अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि साल के अंदर अंदर अल्लाह ने इतनी करम फरमा दिया कि हमारे पास अब पेशेंट आना शुरू हो जाएगा सर। माशाल्लाह। अच्छा फरहान साहब, पैदाइशी बच्चों में हार्ट के इश्यूज़ के हवाले से अब भी हमारे माशरे में आगाही की ज़रूरत है। इस हवाले से पीसीएचएफ क्या इक़दामात उठा रहा है? जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया। तो बेसिकली जी ये जो आपके इदारे के तवज्जुह से और बाकी जो सोशल मीडिया के रेफ़रेंस से, फिर जितने कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं और स्पेशली पेरेंट्स तक ना हम ये आवाज़ ज़रूर पहुँचाते हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा बार-बार नीला हो रहा है, उसको निमोनिया हो रहा है, या अगर आपने डॉक्टर को दिखाया और उसके साउंड हार्ट में मरमर की आवाज़ आ रही है, तो आप फ़ौरी तौर पर हमारे इदारे के थ्रू या करीबी बच्चों के हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट को अपने बच्चे का चेकअप ज़रूर कराइए, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट हो सकेगी। अनफॉर्चुनेटली कमकिस्मती ये है कि डिलेड डायग्नोसिस की वजह से जो छोटे मसले हैं वो बड़े मसलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि टाइम पर इसको डायग्नोस किया जाए। अच्छा फरहान साहब, मुझे ये जान के भी खुशी हुई और लोगों को बताते हुए भी खुशी हो रही है, साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मिसबाह-उल हक भी आपकी टीम में शामिल हैं। तो उनका थोड़ा-सा जो आपके सफ़र में शामिल हुए, उनकी जर्नी भी थोड़ी-सी हमें बताइए। जी, मिसबाह भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने और उनकी फैमिली ने बहुत हमें सपोर्ट किया। तो 2017 में जब इनकी रिटायरमेंट का टाइम था, तो इनके ना किसी करीबी दोस्त के बच्चे को हार्ट का मसला हुआ और उनको काफ़ी स्ट्रगल से ना ये सारे सिलसिले में फिर हमारे से राब्ता हुआ। अल्लाह के फ़ज़ल से वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। तो मिसबाह भाई बड़ा क्लोज़ली ना उस सारे बात को ऑब्ज़र्व करते रहे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। जब प्रोसीजर हो रहा था तो वो बाहर थे हॉस्पिटल में। तो फिर हमने इनको बताया कि जी पाकिस्तान में सालाना 60,000 बच्चे ये मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं, कोई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद नहीं है। तो हमें तो अल्लाह की ज़ात पर बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ये काम हो जाना है। अगर आप जैसे लोग साथ शामिल होंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने तकरीबन 6 माह लिए, हमें पूरा इवैल्यूएट किया, आकर हमारे साथ बैठे रहते, पूरा प्रोसेस देखा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एज़ ए बोर्ड मेंबर पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन में हमारे साथ हैं और एज़ ए वॉलंटियर, जैसे मैं वॉलंटियर काम करता हूँ, वैसे वो भी वॉलंटियर काम करते हैं जी। जी ज़बरदस्त। तो फरहान साहब, आपकी टीम में और कौन-कौन शामिल है और कौन-कौन हैं जो इस कार्य खैर में आपको सपोर्ट कर रही हैं? जी, हमारा ना जी पूरे मुल्क में माशाल्लाह जैसे आपको पता है क्वांटम ऑफ डिज़ीज़ बहुत बड़ा है, तो हमने हर जो बड़ा शहर है ना, जहाँ-जहाँ बच्चों की हार्ट की सर्जरीज़ हो रही हैं, वहाँ पर हमने उन हॉस्पिटल से कोलैबोरेट कर लिया है। तो एक तो यकीनन जितने भी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी टीम में शामिल हैं। वो जिस भी हवाले से, यानी कि ट्रीटमेंट के हवाले से, डोनेशन के हवाले से, फिर हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं, फिर हमारे वो पेरेंट्स जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जिनके बच्चे आज से पहले ऑपरेट हो चुके हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हुए हैं। मैं थोड़ा-सा क्विकली आपको बताना चलूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से 4,900 से ज़्यादा बच्चे लास्ट 12 सालों में अल्लाह के फ़ज़ल से ये फाउंडेशन ने ट्रीट करवाए। अब वो फैमिलीज़ जो हैं माशाल्लाह जो पहले खुद नहीं दे सकती थी, अब वो देने वाली बन गई हैं, तो वो उन बच्चों को जो आने वाले हैं उनको सपोर्ट करती हैं। ठीक है। फरहान साहब, मैं ज़ाती तौर पे भी और पूरे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से भी और एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से भी आपके इस कार्य खैर के लिए ना सिर्फ दुआगो हूँ, बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। ज़ाहिर-सी बात है आपकी भी एक कहानी है और तमाम तर लोगों की कहानी होती है जो मोटिवेट करते हैं इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए। खुदा ताला आपकी कोशिश में इसी तरह वुसअत अता करता रहे, आमीन। आपकी कोशिश में इसी तरह बरकत अता करता रहे, लोगों को आपके साथ जुड़ने की तौफ़ीक अता करता रहे और आपका ये जो कारवां है, ये कारवां इसी तरह आगे बढ़ता रहे, काफ़िला बनता रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और तमाम लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं,
यकीनन यही वो रमज़ान का महीना है कि जहाँ पे आप लोग दिल खोल के अपनी अतियात, खैरात और दीगर कंट्रीब्यूशंस करते हैं। मकसद ये नहीं है कि सिर्फ इस महीने में ही करें, लेकिन क्योंकि इस महीने में रुझान हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये तमाम तर मामलात करते हैं। तो ऐसे तमाम तर लोग, और आपका जहाँ दिल बैठता है, आपका जहाँ दिल लगता है, आपका जहाँ दिल कहता है, वहाँ पे मदद कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ लोग दिल खोल के मदद करते हैं उन तमाम तरह अफराद की जो इस तरह का कार्य खैर करने में आगे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम में आगे बहुत कुछ है देखने को। कॉपी पेंसिल संभाल लीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक। बोल के ज़ायके में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोल के ज़ायके में हम आपको बनाना सिखाते हैं झटपट पकवान जो 15 से 20 मिनट में हो जाते हैं तैयार। और इन पकवान को बनाने में, इस टेबल को सजाने में हमारा साथ देते हैं डालडा। जहां ममता वहां डालडा। 80 सालों से ज़ायद तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा पर ही तो है। और डालडा दे रहा है रमज़ान भर में ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत। और साथ साथ रमज़ान में स्पेशल पैकेजिंग इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि मैं रोज़ाना ही एंडोर्स करती हूँ और मैं दिखाती भी हूँ स्क्रीन पे कि किस कदर हसीन बॉटल्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। ये जो लीटर का पैकेज था, ये जो ऐसे खड़ा हुआ है, इसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं गिरता। और ये जनाब, ये देखिए, ये मैं रख दूंगी और ये बिल्कुल गिरा नहीं, आपके सामने है। और ये बॉटल तो मैं रोज़ाना ही इंडोर्स करती हूँ। ये है डालडा की ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये बेतहाशा मुफीद होता है आपकी गट हेल्थ के लिए। इसमें विटामिन डी बहुत होता है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। रमज़ान के बाद भी आप इसको 1 टीस्पून ले सकते हैं। गर्मी हो जाए तो 2 दिन छोड़ के ले लीजिए, ट्वाइस अ वीक ले लीजिए, लेकिन इसको लीजिए ज़रूर। ये मेरी अपनी रिकमेंडेशन है क्योंकि मैं खुद भी लेती हूँ। अच्छा जी, डालडा के अलावा हमारा साथ दे रहे हैं सबरूसो। सबरूसो जो है वो अपनी क्वालिटी पे, चिकन पे, पैकेजिंग पे, किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। रमज़ान भर में इन्होंने बचत भी दी है और साथ साथ पूरे रमज़ान आप इनकी कोई भी डिश बनाते रहिए। रमज़ान तो 30 रोज़े हैं ना हमारे, माशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सबरूसो के आइटम्स ख़त्म नहीं होंगे। आप उसके बाद हाई टीज़ में, लंच में, डिनर्स में इनकी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ ही कुछ ना कुछ मैं सबरूसो से आपको बनाना सिखा रही होती हूँ। उसके साथ साथ मरहबा शरबत गुल बहार, ये देखिए, फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के हर क़ियास से तैयार करदा है। ये ऑर्गेनिक शरबत है, इसमें रिफाइंड शुगर शामिल है, तो इसमें आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इससे हमने मीठे भी बनाए हैं, शरबत भी बनाया है। और साथ साथ मरहबा की तरफ से रोज़ाना में एक अनाउंसमेंट जो है वो इंडोर्स कर रही हूँ, वो ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ़ छुपा है, आप अच्छा पका सकते हैं, पकाने से शगफ है आपको, तो आप जल्दी से अपने घर वालों की मदद से, फ्रेंड्स की मदद से या कोई कंटेंट क्रिएट कीजिए और अच्छा सा खाना बना के हमारे फेसबुक पेज, जी हाँ, बोल के फेसबुक पेज पर उसे अपलोड कर दीजिए, या आप हमें सेंड कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर हमें आपकी रेसिपी पसंद आई तो आप जीत सकते हैं मरहबा की तरफ से ये बाइक जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। ये बाइक आप घर ले जा सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे रेसिपी हमें पसंद आएगी वो जीतेंगे जनाब वो एलईडी टीवी। वो देखिए एलईडी जो रखा हुआ है, ये रमजान भर से आपका इंतजार कर रहा है, ये बाइक और ये टीवी। तो जल्दी से आप अपलोड कीजिए या हमें इनबॉक्स कीजिए हमारे बोल के फेसबुक पेज पर अपनी रेसिपी और जीत जाइए। और अब जो रेसिपीज आ रही हैं उसमें से भी जो पसंद आएगी वो हम यहाँ पर भी बनाएंगे आपका नाम लेके। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी कोई रेसिपी बनाऊं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा जनाब, आज की रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज माशाल्लाह 21वां रोज़ा हो गया है। अब ज़रा ईद का मौका जो है वो करीब से करीब तर आए चले जा रहा है, और ईद होती है और मीठा ना हो तो ऐसा कैसे मुमकिन हो। अभी तक भी जितने मैंने मीठे बनाए हैं उसके काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सेज आए हैं और लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं ज़रा मीठे पर भी तवज्जो दूं, क्योंकि मैं रोज़ाना तो बना रही हूं लेकिन मीठा आज का ज़रा स्पेशल है ईद के हवाले से। तो आज जो मीठा बन रहा है इसका नाम है स्ट्रॉबेरी डिलाइट। स्ट्रॉबेरी का सीज़न है तो आप स्ट्रॉबेरीज अभी लेके बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रोज़न जो पैकेट्स में आती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, आप वो भी उसके अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रेसिपी कार्ड थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आप देखें, बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ों में ये रेसिपी बन जाती है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्रीम चीज़, और क्रीम चीज़ किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। ये इधर देखिए, ये ज़रा फोकस करके इनको दिखाइए। क्रीम चीज़ क्रीम की सूरत में होती है, ये बार की सूरत में नहीं होती। किसी पैकेट में ये लूज सी आपको ईजिली मिल जाएगी, किसी भी ब्रांड
की आप आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें जाएगा बटर, इसमें नहीं जाएगा लेकिन वो लेयरिंग में जाएगा, ये लेयर्स की सूरत में बनाई जाती है। ये होगा बटर, हम इसको करेंगे मेल्ट और इसके अंदर जाएगा एक कंडेंस मिल्क का पूरा मीडियम साइज्ड टिन। लार्ज होगा तो हाफ ले लीजिएगा, अदरवाइज मीडियम साइज टिन कंडेंस मिल्क का जाएगा। साथ में मैंने 3 पैकेट्स लिए हैं क्रीम के। ये क्रीम जो है मैंने इधर निकाल के रख दी है, किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। फ्रेश क्रीम अगर आप डेयरी वाली लेते हैं किसी बेकरी से तो उसको प्लीज़ अच्छे से विप करके रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा जाएगी बिस्किट्स, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लें या इस किस्म के ग्लूको बिस्किट्स ले लें, मारी बिस्किट्स ले लें, जो आपको पसंद है जिस तरह के भी वो आप ले लें, मगर वो इसी फॉर्म में आपको करने पड़ेंगे, क्रश करके पाउडर करके। ये देखिए, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है, ये आपको इस तरह से लेने पड़ेंगे। साथ में मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब की स्ट्रॉबेरीज़ का वो जो आजकल पैकेट आता ही है, तमाम सब जगह मिल जाता है हर ग्रोसरी स्टोर पर, वो मैंने लिया था और उसमें से मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ निकाल के स्ट्रॉबेरीज़ को ऐसे बारीक बारीक काट दिया। अब वो लंबा काटें, पतला काटें, जैसा भी काटें, बस आपको छोटा छोटा स्ट्रॉबेरीज़ को काट के रखना है। कुछ मैंने छोड़ी हैं क्योंकि हम ऊपर से डेकोरेशन भी तो करेंगे जनाब, तो उसके लिए मैंने छोड़ी है। इनके हेड नहीं हटाने क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ज़रा मज़े का बनेगा, अगर आपने हेड हटा दिया तो मज़ा नहीं आएगा। उसके अलावा इसमें आखिर में जाएगी जेली। ये मैंने ऑन एयर आने से पहले, घंटा भर पहले, इसको 2 कप पानी में डाल के जेली को उबाला है और फिर मैंने उसको इस ट्रे में डाल दिया है। आप भी इसी तरह फैली हुई डिश में जब आप जेली बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है। वो क्यूब्स की सूरत में काटें, इसको लंबाई में काटें, जैसे भी काटें, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं इसको और इसको मैं रखती हूँ अभी यहाँ पर क्योंकि ये सबसे आखिर में जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊँगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम करेंगे बटर का इस्तेमाल और बटर के लिए हमें जलाना पड़ेगा जनाब चूल्हा, और ये हमने जला दिया है चूल्हा। और ये वाला जो फ़ैन है इसको थोड़ा अगर बंद कर दिया जाए जो मेरे इस तरफ है तो जी थैंक यू सो मच, वरना फिर ये आँच इस पर जाएगी नहीं। हमें करना है जो बटर है ये ज़रा सा सॉल्टेड लेना है आपने। बग़ैर नमक के भी बटर मिलता है, अनसॉल्टेड होता है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जो मार्केट में अवेलेबल है, बहुत मशहूर है ज़माना मार्जरीन या बटर, बट वो सॉल्टेड होना चाहिए। तो उसका जो जायका है ना वो बहुत फ़र्क हो जाता है। मीठे होते हैं बिस्किट्स और ये सॉल्टेड, तो सॉल्ट और शुगर का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना मीठे के लिए स्पेशली, वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए, ये हो गया चूल्हा गरम मेरा और मैं इसमें, कहाँ गया बटर, ये रहा हमारा बटर, ये सारा बटर इसमें डाल रही हूँ और ये देखिए मुझे ये करना है सारा बटर मेल्ट। अभी ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा और मुझे मेल्ट ही बटर करके यूज़ करना है। तो अगर ये बटर जितना मेल्ट हो गया हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, ये जब तक मेल्ट हो रहा है इसको मैं कर देती हूँ बंद ताकि मुझे बाकी की चीज़ें पता चलती जाएं। ये देखिए, इसको अभी हम बंद कर देते हैं, मेल्ट होता रहेगा आराम आराम से। ये इस तरह की डिश में बनाना है आपको। ये डिश ज़रा इनको फोकस करके दिखा दें, कोई ऐसी डिश हो, क्योंकि इसकी लेयर्स होंगी, तो अगर आपकी ट्रांसपेरेंट डिश होगी तो वो आपकी लेयर्स यहाँ से इजीली दिखाई देंगी और वो बहुत खूबसूरत मालूम होंगी। इसमें आप बड़ी वाली साइज़ की डिश भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जो ग्लास, अगर मेरे पास इस वक्त होता मैं आपको दिखाती, वो ग्लासेस होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, आप चाहें तो उसके अंदर भी इसकी लेयरिंग करके पर सर्विंग के तौर पर रख सकते हैं टेबल पर, वो भी बड़ा खूबसूरत मालूम होता है। तो अच्छा जनाब, अब ये हो गया है मेल्ट और ये गए वो बिस्किट्स अंदर। ये देखिए, ये हम इसको डाल रहे हैं बिस्किट्स को। ये जनाब सारे बिस्किट्स इसमें जा चुके हैं। अच्छा, बिस्किट के साथ साथ अब इसके अंदर जाएगा ये मेल्टेड बटर। ये देखें, पहले ये आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे, दबाना है नीचे की तरफ आपको बिस्किट डालकर। अच्छा, बिस्किट मुझे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेने हैं, ये बात याद रखिएगा कि बिस्किट पाउडर फॉर्म में होने चाहिए, वो टुकड़े टुकड़े नहीं आने चाहिए। अब उसके ऊपर जाएगा ये बटर। ये देखिए, ये गया, ये गरम गरम। अच्छा, आप चाहें तो पहले भी इसको मिक्स कर सकते हैं ये, लेकिन मुझे ऐसे ही मिक्स करना है। और ये डिश जो है ना, ये जाती है फिर ठंडे होने के लिए फ्रिज में। ये देखिए, ये देखिए, ये आराम से, अब ये जब तक मैं बाकी की रेसिपी बनाऊंगी ना आप लोगों के साथ, ये सारा का सारा इसके अंदर जज्ब हो चुका होगा। ये देखिए, ये देखें, हमें कुछ ज़्यादा करने की, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारा का सारा सब इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये जितना भी आपने बिस्किट अभी देखा है ना, ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका टेस्ट ही फ़र्क हो जाएगा, क्रंची और क्रिस्पी ज़बरदस्त टेस्ट का हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये हम रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा गर्म भी है। अच्छा, अब बारी आ गई है क्रीम की। क्रीम के साथ हमें क्या क्या करना है,
मैं एक अदद ले लूँ काटा ताकि मिक्स हो जाए। ये है वो क्रीम सारी, इस क्रीम में ये चीज़ क्रीम जाएगी। ये मेल्ट है जनाब, हाँ जी बिल्कुल मेल्ट हो गई है। ये देखिए ये गई सारी इसके अंदर चीज़ क्रीम। और पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। ये देखिए ये आराम से, अगर ब्लेंडर जूसर जो होता है उसमें भी डाल के करना चाहें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये मेल्ट हुई भी है, क्रीम भी अच्छी ठंडी है और विप हुई भी है, तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और आपको जब भी इसको सर्व करना हो प्लीज़ इसको 3 घंटे तो फ्रिज में रखें ही रखें। ये बहुत अच्छी हो जाती है जब ये फ्रिज में रहती है। फ्रिज के बगैर से ऐसे नहीं सर्व कीजिएगा, ये रिकमेंडेड है, चिल्ड होनी चाहिए। इसको आप जब शाम को मेहमानों ने आना है दोपहर को बना के रख दें। इफ्तार में अगर आप सर्व करना चाहते हैं 3 बजे बना के रख दें। स्पेशली अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये आजकल ना रिवाज है 2-3 मीठों का, तो ये हल्के हल्के, अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं या बुफेस में जाते हैं आप देखें वहाँ पर आपको 2-3 तरह के मीठे रखे हुए नज़र आ रहे होते हैं। चॉकलेट का भी, कुछ स्ट्रॉबेरी का भी, कोई कस्टर्ड, कोई पुडिंग वगैरह। तो उनमें ये रिवाज है इस तरह के मीठे रखने का, छोटे छोटे ग्लासेस में या कप्स में या बोल्स में होते हैं। ये देखिए आपसे बातें करते करते मैंने इसको कर दिया है मिक्स। अब इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क। ये 1 टन है जो मैं इसमें पूरा, इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो कंडेंस मिल्क है वो बजाते खुद बहुत मीठा होता है। उसके अंदर अगर आपने शुगर ऐड कर दी तो ये इंतहाई मीठा हो जाएगा और हमें इतना मीठा चाहिए नहीं। तो ये देखिए सारा कंडेंस मिल्क इसके अंदर आ गया है। ये देखिए ये जनाब ये सारा कंडेंस मिल्क इसमें आ गया है। अब ये जाएगा पीछे और मैं करूँगी इसको मिक्स। ये देखिए ये आराम से मिक्स हो रहा है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और जब ये मिक्स होके जब ठंडा होगा तो आप सोचें कि कंडेंस मिल्क साथ में चीज़ क्रीम साथ में क्रीम, तो क्या ही कॉम्बिनेशन बनेगा। ये देखिए जनाब ये हो गया है मिक्स बड़े आराम से। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगे कि ये आपने जो बनाया है, कभी होता है कि बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, तो आपके घर में जेलेटिन होगा। अगर जेलेटिन नहीं है तो आप जेलेटिन मंगवा के 1 to 2 टीस्पून मैक्सिमम, बल्कि 2 भी नहीं, आप 1.5 चम्मच कर लें, चाय का चम्मच, उसको पानी में घुला के रख दें। गर्म पानी में आधा कप पानी नीम गर्म, 1.5 चम्मच जेलेटिन पाउडर आप उसके अंदर मिक्स करें और फिर रख दें। तो वो जो एक मूस की सी सेटिंग होती है वो आ जाएगी। जैसे चॉकलेट मूस खाते हैं, वनीला मूसेस होते हैं ना, तो वो मूस की जो शक्ल आती है वो भी आ सकती है, लेकिन इसमें हमें इतनी शक्ल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये फ्रीज़र में जाता है ना तो ये ऑलरेडी ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छा अब देखें, अब ये जा रहा है इसके ऊपर। ये देखिए ये गया जनाब बिस्किट्स के ऊपर, और ये मैंने इसको अब ये रोक दिया है थोड़ा सा, ताकि इसको मैं किसी ग्लास में भी बना सकूं। ये आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन इसका बड़ा अच्छा सा बन गया है। अब इसमें जाएंगी स्ट्रॉबेरीज़, अगर आप चाहें, क्योंकि अभी तो हमारे पास वी हैव ओनली 20 मिनट्स, इसमें मुझे आपको सर्व करके दिखाना है। इसको इसी पोजीशन में आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो ये सेटल हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि इसमें पड़ी हुई है चीज़। अभी तो मैंने आपके सामने फ्रेश बनाया है, तो ये थोड़ा सा जम जाएगा। जब ये थोड़ा सा जम जाए, अच्छे से चिल्ड हो जाए, उसके ऊपर आप ये स्ट्रॉबेरीज़ की लेयर लगाइए और फिर उसके ऊपर ये जेली आएगी, और फिर आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन आप उसकी करना चाहते हैं, क्रीम के साथ डेकोरेट करना चाहते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं अब ये डालूंगी तो आप देखेंगे कि नीचे जा रहा है, तो घबराना नहीं है। आप लोगों ने इसको पहले करना है फ्रीज़, 1 घंटा फ्रीज़र में रख दें, वो भी बहुत अच्छा है। 1 घंटा फ्रीज़र में रहेगी, ये अच्छे से जम जाएगी और उसके ऊपर आप आराम से कर सकेंगे। अच्छा अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये आपकी स्ट्रॉबेरीज़ बस, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये अभी फ़िलहाल अंदर जाएंगी क्योंकि ये जमा हुआ नहीं है, लेकिन जब ये आप रख के जमाएंगे तब ये ऊपर ऊपर रहेंगी और एक लेयर जो है वो बड़ी मज़े की सी नज़र आती है फिर रेड। अच्छा इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोशिश करके ना पहले आपने साइड में, ताकि वो साइड से रेड न है वो दिखाई दे। ये देखिए बस प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि 2 से 3 घंटे इसको ज़रूर आप चिल करके और फिर खाएं, इसको ऐसे नहीं खाना है। ये देखिए आप ये साइडों में, ताकि हमें साइड से वो नीचे से ब्राउन फिर वाइट और ये रेड जब ऊपर से दिखाई देता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। एंड ट्रस्ट मी ये इतना यमी मीठा बनता है, मैंने जब भी बनाया है मेरे अपने लिए नहीं बचा आज तक। ये बहुत आसान है, आपके घर में अगर बच्चियां हैं बच्चे हैं उन्हें भी इंगेज कीजिए, साथ में उनके साथ मिल के बनाइए। ये देखिए
ये जनाब, ये देखिए ये साइड में आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा दरमियान में भी डाल रहे हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अब ये सारी ही डाल दूँ क्योंकि अच्छी सी सेटिंग हो गई है। अच्छा ये देखिए, मैं अभी दोबारा से अगर जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है मैं उन्हें बता दूं, हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट। और ये जो चीज़ क्रीम की वजह से और क्रीम की वजह से अभी ये थोड़ा लूज़ है। जब आप इसको बना लेंगे तो आप इसको रखें 1 घंटा, या तो फ्रीज़र में रखें या 2 घंटे इसको रखें फ्रिज में। उसके बाद इसकी ये वाली लेयर लगाइएगा ताकि ये ऊपर स्ट्रॉबेरी जो है इसके ठहर जाए। अभी ये इसलिए नहीं ठहर रही है कि ये लूज़ हुआ हुआ है और हमारे पास टाइम कम होता है। मैंने दूध एहतियातन रख लिया था कि अगर मुझे ज़्यादा गाढ़ा लगा तो मैं उसमें दूध डाल दूंगी, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई है। अच्छा जनाब, अब जो है ये आ जाएगी आपकी जेली। मुझे टाइम का प्लीज़ बताते रहिएगा कि कितना टाइम है, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम बच गया तो मैंने आज रखा हुआ है अपने पास ये पैकेट सोब्रूसो का चिकन कचौरी वाला, क्योंकि आजकल मैंने देखा बिल बोर्ड पे ये लगा हुआ है। तो मैंने दूर से देखा, मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव लगा। तो मैंने सोचा अगर आज मुझे टाइम मिल गया तो मैं सोब्रूसो की जो चिकन कचौरी है इसको ज़रूर फ्राई करूँगी। लेकिन मुझे बताया गया कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है तो वो डेकोरेशन में निकल जाएंगे। चलें खैर कोई बात नहीं, हम दोबारा बना लेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जेली। अच्छा 2 मिनट और ले सकते हैं हम। चले देख लेते हैं कि अगर हमारे पास टाइम बच गया डेकोरेशन के बाद तो फिर ज़रूर मैं बना लूँगी। ये देखिए, आप इसको किसी भी फॉर्म में आराम से काट सकते हैं। ये मैंने इसके ये बना लिए हैं। अब ये इसको मैं डाल रही हूँ। ये देखें, इसको कुछ टच वच करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जेली है खुद ही जाना शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आप ऊपर। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर जाके ठहर भी गई है। ये देखिए, और ये इतना यमी बनता है। अभी मैंने आपको बताया इसको आप ग्लासेस में भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आप होटल्स में जाते हैं, देखते हैं बुफे में लगा होता है ना, आपके पास घर में ग्लासेस हों, आप ग्लासेस में इसको सर्व करें, बहुत अच्छा मालूम होता है। ये देखिए, अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको मैं हर तरफ से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरीज रख देंगे। ये देखिए, अच्छा इसमें पिस्ते विस्ते बादाम शदाम कुछ नहीं डलती। ये वो वाली ये कंटेम्प्रेरी डेजर्ट्स कहलाते हैं। इनके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह नट्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। ये फ्रूट से मोस्टली इसी तरीके के बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई है जेली। जिस तरह से भी आप उसको डेकोरेट करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा आपसे मैं बातें कर रही हूँ और नीचे नीचे वो जमना शुरू हो गया मेरा मीठा। अब देखें ये ऊपर है, ये नीचे नहीं जा रहा है। तो सोचें अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँ तो ये कितना ही कोई खूबसूरत नहीं जमेगा। अच्छा ये हमारी हो गई है। अच्छा इसके बाद मुझे चाहिए है एक छुरी, क्योंकि अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा डेकोरेट। और मेक श्योर करना है प्लीज़, मैं बार बार कह रही हूँ कि इस मीठे की जो ख़ासियत है ना वो तभी निकल के आती है जब आप इसको करते हैं फ्रीज़ या करते हैं चिल्ड। और ये ऐसे जब आप सर्व करने लगे ना तो आपको लगता है मेहमान आ गए, डिनर सर्व हो गया है। अगर आपने इसको फ्रिज में रखा हुआ है आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। जस्ट जब आपका डिनर सर्व हो जाए आप उठा के फिर सर्व कर दीजिए इसको। अच्छा ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो मैंने धो के साफ़ करके रखी हुई थी, इनसे मैं डेकोरेट करूँगी। मैंने इनके हेड्स नहीं हटाएं ऊपर से क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रीन जो है ना वो चाहिए। ये देखिए, ये आखिर में हमने ऐसे करना शुरू कर दिया है और ये जाएंगे हेड के साथ, क्योंकि वो ग्रीन और रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खूबसूरत मालूम होता है। तो हम इसको इसी तरीके से सजाएंगे। ये बच्चों में, बड़ों में, सभी में बहुत मकबूल है भाई। ये बहुत यमी बनता है, आप कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर भी कोई शेफ़ है, आप भी खाना बना सकते हैं या बना सकती हैं, तो प्लीज़ हमें अपनी रेसिपी शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर बोल के आप अपलोड कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, हम तक वो मौसूल हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको बाइक मिल सकती है अगर आपकी रेसिपी हमें पसंद आ गई। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डन। अगर आपके पास क्रीम बची हुई है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रीम से और कुछ प्ले अराउंड करना है तो आप कर सकते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं आप उसको आराम से कर सकते हैं। मुझे ये इस तरह से पसंद है तो मैं इसको इस तरीके से डेकोरेट करती हूँ। क्रीम के साथ बैग्स में भी लोग क्रीम भर के ना बैग आता है इसका प्रॉपर, उसमें भी इससे भी उसकी डेकोरेशन करते होते हैं। बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर लेकर आऊँ। ये देखिए, अच्छा मुझे बता दीजिए कितना टाइम है ताकि मैं अगर कचौरी तल सकूँ। ये देखिए जनाब, ये हमारी डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। ये देखें, अब आप इसको रखिए आराम से, इसको आप रखें फ्रीज़र में, ये फ्रीज़ भी होता जाएगा।
और साथ में ये कलर कॉम्बिनेशन की वजह से अपने खूबसूरत भी बहुत लगता है। मैंने आपको बताया इसे ग्लास में भी आप रख सकते हैं। अब हमारे पास टाइम है कि मैं कचौरी का कर सकूं? हमारे पास 2 मिनट हैं, तो मैं करूं? नहीं कर सकती। हमारे पास 7 मिनट्स हैं। ओ यस वी हैव टाइम। ओके वी हैव टाइम। तो अब हम तलने वाले हैं ये चिकन कचौरी, ये सब्रूसो की चिकन कचौरी है और क्या ही ज़बरदस्त है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पूरे घर में डेली बेसिस पे सब्रूसो का जो है ना सामान में कुछ ना कुछ हम ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम इसकी चिकन कचौरी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैंने बटर ही लगाया था, बटर गरम किया था। तो अब इसमें मैं डालने वाली हूँ डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए जनाब। अच्छा ये पूरी कुक्ड है, ये कुक्ड है और ये फ्रोज़न है। आपने निकाल के सिर्फ और सिर्फ इनको तलना है स्ट्रेट अवे और कुछ भी नहीं करना। आप आराम से जो है इसको फिर तलें और मज़े से खाएं। और जिस रफ्तार से कुछ 15-10 मिनट पहले आप समझते हैं गरम गरम कचौरियाँ रखनी है, आप उसको उसी तरीके से करके तल सकते हैं। ये देखिए ये आराम से हमने इसमें डाल दिया है तेल और मैं कर देती हूँ उसका चूल्हा तेज़। साथ में मैंने आपको बताया है कि आज हम ये तल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल रेसिपी हम आपके साथ शेयर करें, कोई स्पेशल मीठा ईद के हवाले से अगर आप चाहते हैं या अदरवाइज़ भी, तो आप हमें बताइए, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए ताकि हम आपकी पसंद के खाने, क्योंकि आजकल ना अरबिक चीज़ें बड़ी इन हुई हुई हैं। तो मैंने वो बनाई थी अरबिक पुडिंग। अब मैं सोच रही हूँ जो अरबिक राइस जो होते हैं वो भी चिकन के साथ बड़े मज़े के बनते हैं, वो बनाएं। अच्छा ये देख सकते हैं आप क्या पैकेजिंग थी। मैंने आपके सामने ये बॉक्स खोला है, ये प्रॉपरली पैक था, ये फ्रोज़न है। हम इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपके सामने खोला है और इसके अंदर बड़े ही मुनासिब साइज़ में कचौरियाँ हैं। ये देखिए इसका साइज़ बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे इसका साइज़ अच्छा लगा है। वो बड़ी बड़ी कचौरियाँ होती हैं वो रखने में भी इतनी प्रेजेंटेबल नहीं होती। साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। अगर कि मेरा टाइम ख़त्म हो भी जाता है तो इट डजंट मैटर। आपको पता है ये फ्रोज़न है, तैयार हैं, कुक्ड हैं, मैं इनको सिर्फ फ्राई कर रही हूँ। अगर कि बिलफर्स्ट टाइम ख़त्म हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात हो जाएगी कचौरियों के साथ। लास्ट मिनट है जनाब, लास्ट मिनट है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कचौरियाँ तो डाल दी दूँ ना, लोगों को पता तो चले। ये देखिए ये कचौरियाँ हैं और जब तक ब्रेक होगी, ब्रेक में मैं सारी कचौरियाँ तलूँगी और फिर मैं ऊपर जाऊँगी और फिर ये इफ्तार में हम लोग खाएँगे। ये आप देख सकते हैं, मुझे दिखाना आपको ज़रूरी था कि लोग देखें कि सब्रूसो की जो चिकन कचौरियाँ हैं वो दिखती कैसी हैं। और यकीन करें टेस्ट में भी ये मेरी रिकमेंडेशन पर आप लोगों ने इसको ज़रूर बनाना है, मेरी रिकमेंडेशन है ये बहुत गज़ब की कचौरियाँ हैं। सो प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो थोड़ी देर में हो जाएगा ख़त्म। सॉरी, इस सेगमेंट का प्रोग्राम तो हमारा चलेगा अभी 6 बजे तक। ये हमारा जो बोल का जायका वाला है ना, बोल के जायके का किचन, ये हो जाएगा अभी ख़त्म। मैं ले लूँगी ब्रेक के बाद मैं ऊपर आपसे मुलाकात करूँगी। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपके सामने ये तल दूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 पीसेस, गुड। ये देखें आप, ये आपके सामने मैंने डाली है और ये मैं इनको प्लेट भी निकाल लेती हूँ ताकि मैं प्लेट में इनको सर्व भी कर सकूँ और आपको नज़र भी आए। ये देखिए, ये जब तक इनको मेरे मीठे का शॉट दिखा दें, क्योंकि एकदम से हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। और इनको मीठा जो है जो बनाया है इसका शॉट आप ले लें। मैं इसको उठा के भी दिखा दूँ। जिस लेयर की मैं बात कर रही थी वो आप देख सकते हैं, नीचे से बिस्किट की लेयर नज़र आ रही है। ये आप ज़रा एक शॉट लें, नीचे से बिस्किट की लेयर नज़र आ रही है, ऊपर से ये क्रीम चीज़ और क्रीम की, और टॉप जो है वो रेड। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आपने चिल करना है 3 घंटे फ्रिज, और 1 घंटा अगर आपको रखना है फ्रीज़र में, आप इसको रखें और फिर इसको एंजॉय करें। अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा हमारे बोल के फेस। और ये रेसिपी भी अगर मिस हो जाए तो इट डजंट मैटर, सुबह हमारा शो रिपीट होता है 9 से 11। अदरवाइज बोल का यूट्यूब पेज है, यूट्यूब पेज पर जहां हमारी सारी न्यूज़ और प्रोग्राम्स अपलोड होते हैं, ये किचन सेगमेंट भी वहां पर आपको बआसानी मिल जाएगा। अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मैं ले रही हूँ ब्रेक और ये तल के मैं रख दूंगी। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी मजीद सेगमेंट्स में। सो लेट्स टेक अ ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल में खुशामदीद। ख़ातीन व हज़रात, अमीरुल मोमिनीन, खलीफा चहारुम, हैदर कर्रार, फातह खैबर, शेर खुदा, हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, वही अली जो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाए, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी और फिर ज़िंदगी के हर लम्हे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजार दी। आपको बाब इल्म कहा जाता है क्योंकि इल्मी एतबार से आप असहाब में सबसे ख़ास मकाम रखते हैं। आपकी इल्मी शान के हवाले से मशहूर हदीस मुबारका भी है
कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है, यानी हिकमत का घर हो और अली उसका दरवाज़ा। सिर्फ आप उनके इल्म के मकाम को देखें तो खुद बाब इल्म और हिकमत का कौल है कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के 1000 बाब सिखाए और मैंने उनमें से हर बाब से मजीद 1000 बाब निकाले। यानी कितना इल्म होगा कि आज का इंसान सोच भी नहीं सकता। मौला अली की शान में बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो वो मोमिन नहीं हो सकता। आज के हवाले से इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। मुफ्ती साहब तो बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का, लेकिन इससे पहले हम गुफ्तगू करें क्योंकि आज मुल्क भर में मजालिस का भी अहतमाम होगा, तो लाहौर सबसे पहले चलते हैं। बिल्कुल, हम लाहौर चलते हैं। हमारे वहाँ पे नुमाइंदे जो है वो मौजूद होंगे। खुर्रम मलिक, ज़रा बताइए कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर लाहौर में भी यौम अली को भरपूर इंतहाई इहतराम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है और नमाज मगरिबैन के वक्त करबला गाम शाह पहुँच कर जुलूस है वो इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर जो ज़ायरीन है उनकी जानिब से सबीलें लगाई गई हैं और अफ्तारी का सामान जो है वो ज़ायरीन को दिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जो भी ज़ायरीन जुलूस में दाखिल हो रहा है उसको 3 लेयर्स चेकिंग के बाद जो है वो जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। 7000 से ज़ायद अहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर है, जबकि ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, जो ट्रैफिक की रवानी को जो है वो बेहतर बना रहे हैं। लेकिन जुलूस के रास्तों पर किसी गाड़ी और मोटरसाइकिल को आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन मुबारक हवेली से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। जो नमाज मगरिब के वक्त खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। दुआ यही है कि आज के दिन का जो इख्तिताम हो वो खैर खैरियत से हो जाए, पुरअमन तरीके से हो जाए। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो तशरीफ़ लाने का। आज का दिन हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से चाहेंगे कि आप गुफ्तगू फरमाएँ। हर वो किरदार के जिसमें अली को देखें, वो किरदार जो है उसकी खुद शान बढ़ जाती है कि अली उस किरदार में है। क्या बात, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी के वो अयाम हो कि जब हर तरफ खौफ व सरासीमगी है, लेकिन अली की बहादुरी ये कि रसूल खुदा के बिस्तर पे वो रात गुजार देते हैं और अमानतें बांटने से लेके खैबर का दरवाज़ा उखाड़ने तक हज़रत अली शेर खुदा हर उनके किरदार में हर किसी से सीखने के लिए कुछ ना कुछ है। गुफ्तगू फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमशीर इस्लाम, शोहर बतूल, दामाद रसूल, फ़ातिह खैबर, हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दामन में वो अजीम हस्ती हैं। कुरान करीम के अंदर 1250 आयात करीमा में हज़रात सहाबा इकराम की जो मदा सराई की गई, उनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अव्वलीन 4 लोगों का मकाम हासिल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? बच्चा पैदा होता है, हुजूर को बुलाया जाता है, आंखें नहीं खोलता। हुजूर अपने दस्ते नबूवत में जब उस बच्चे को उठाते हैं तो वो बच्चा पहली आंख खोलता है तो उसकी पहली निगाह चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ती है, ये अली है। दावत जुल अशीरा के अंदर जो बच्चा खड़े होकर बार बार अपनी ताईद का ऐलान करता है, या रसूलल्लाह कोई साथ दे न दे मैं दूंगा, वो बच्चा अली है। और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसके मुतल्लिक फरमाते हैं, तू तो मेरा दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है, वो हज़रत अली हैं। शब हिजरत जिसको पूरे मक्का की इमानतों का अमीन बनाया गया, वो हज़रत अली हैं। वलीद को जो हवा में तड़पा दे, वो हज़रत अली हैं। मरहब की तलवार को फ़ज़ा में उछालने के बाद उसके गुरूर को खाक में मिला दे, वो हज़रत अली हैं। बदर के अंदर तन्हा आधे काफरों की गर्दनें उतारने वाला, वो हज़रत अली है। खंदक में जो इस्तिकामत का पहाड़ नज़र आया, वो हज़रत अली हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरा जो सबसे कीमती मुशीर और मेरी खिलाफत को चलाने में मेरा साथी है, वो मेरा भाई हज़रत अली हैं। हुजूर जिसके लिए फ़रमाएँ कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून है, वो हज़रत अली हैं। और हुजूर जिसके लिए फ़रमाएँ कि तेरे साथ मोहब्बत रखने वाला ये ईमानदार है, तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, वो हज़रत अली हैं। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई हुक्मरानी में जिसका सबसे बड़ा अहम किरदार है, वो हज़रत अली हैं। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, कुरान करीम को जमा करने में हमारा साथ सबसे ज़्यादा जिसने साथ दिया वो हज़रत अली हैं।
हुजूर जिसके बारे में फरमाएं ये अक़ज़ाहुम अली है, यानी इस्लाम का चीफ जस्टिस है, वो हज़रत अली हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिसके बारे में फरमाएं कि मदीना में अली इससे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करने वाला कोई नहीं, वो हज़रत अली हैं। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ कहें सुनने के बाद कि नहीं, सिर्फ मदीना में नहीं, मक्का और मदीना दोनों में जिससे अच्छा फ़ैसला करने वाला कोई नहीं, वो हज़रत अली हैं। इसी बात को जब हज़रत उमर सुनते हैं तो फरमाया नहीं नहीं, मैं तुम दोनों की बात को रद्द करता हूँ, सिर्फ मक्का और मदीना में नहीं बल्कि कुल जहान में, पूरी दुनिया में, क़यामत में जो सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है वो हज़रत अली हैं। हज़रत अली के पास जब उलूम की बारी आती है तो हम उनको सिर्फ बाबुल इल्म कहते हैं, मगर मैं यहाँ से 2 कदम आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि हज़रत उमर जब मस्जिद अक्सा को फ़तह करने के लिए जाने लगे तो तमाम सहाबा इकराम ने, उबैदा बिन जर्राह ने ख़त लिखा आ जाएं, सहाबा ने मना कर दिया। अकेले तने तनहा वो कौन शख्स है जिसने कहा नहीं फ़ारूक आज़म आप जाएं, और हज़रत उमर खड़े हो गए, सवारी तैयार कर ली। तो किसी ने पूछा तमाम सहाबा इकराम की राय को आपने छोड़ दिया, वो कौन शख्स है जिस एक की राय पर आप यहाँ से चल पड़े हैं? फरमाया मैं उसकी राय पे चल पड़ा हूँ जो तौरात का इल्म भी जानता है, ज़बूर का इल्म भी जानता है, इंजील का इल्म भी जानता है, इसने लाजमी वहाँ कुछ पढ़ कर मुझे बताया है, वो हज़रत अली हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है जो जब दुनिया से जा रहे हैं तो जाने का अंदाज़ क्या है? कातिल हमला करता है, सामने आता है और हज़रत अली के लिए पानी लाया जाता है, फरमाया होंठ इसके खुशक हैं, चेहरा इसका जर्द पड़ रहा है, इसे दिया जाए, वो हज़रत अली हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाने से पहले अपने बच्चों को वसीयत किसकी करते हैं? अपनी नहीं, अपने बच्चों को अपना मुस्तकबिल बनाने की नहीं बल्कि उम्मत की वसीयत करते हैं। फरमाया उम्मत का ख्याल रखना, अदल से काम लेना, इस्तिकामत से काम लेना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परवाने अनवार रिसालत है, अली है, सरचश्मा तालीम विलायत है, अली है, खुर्शीद विरासत की तमाज़त है, अली है, जुर्रत की शुजाअत की इलामत है, अली है, सरकार की आगोश में बचपन है अली का, भाई की तरह जिसकी रिफाकत है वो अली है, जो आँख मुसलसल उसे देखे वो अबू बकर, जिस चेहरे का दीदार इबादत है, अली है, बिस्तर की तरफ कोई न भटका, शब हिजरत आका की तरह रंगे जलालत है, अली है, आंखें हैं तो फिर देख सरे मिंबर कूफा, ललकारे सलूनी की करामत है, अली है, जो बुग़्ज़ी सीनों पे गज़ब है वो उमर है, जो नासबी जहनों पे क़यामत है वो अली है, एक धाड़ है हैदर की सरे सीने बातिल ताहशर जो बुरहानी शुजाअत है, अली है, असहाब मोहम्मद से है ईमान सलामत, जिस नाम से ईमान में हरारत है वो अली है, 100 बातों की एक बात अली मौला है तहसीन, इस बात की जितनी भी वजाहत है अली है। इसीलिए कहते हैं शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफुल्लाह ज़ुल्फ़िकार मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली उल मौला। क्या खूबसूरत बात आपने फरमाई है रामा साहब। हम आज तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरे जहन में इस वक्त एक चीज़ आ रही है, कुछ 2 साल कबल इसराइली टीवी की तरफ से एक तस्वीर शाया की गई और उसमें जो वहाँ के जो मेथडिस्ट और जो इंतहा पसंद यहूदी थे उन्होंने एक प्लेकार्ड अपने हाथ में उठाया हुआ था और उसमें अंग्रेजी में दर्ज था खैबर वॉज योर लास्ट चांस, खैबर आपका आखिरी चांस था। यानी कि आज तक उनके अजहान में इतना नक्श है वो वाकया। मैं चाहूँगा कि किस तरीके से हज़रत अली ने उस वक्त के जितने भी कुफ़ार थे, जितने भी मुशरिकीन थे, उन पे किस तरह अपनी धाक, अपना रोब जमाया हुआ था कि आज तक वो उन रोब उनके जहनों पे, ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन इसके हवाले से। हदीस मुबारक में आता है इन्नल्लाह अख्तार अली वख्तार अली अस्हाबी। हुजूर ने फरमाया जिस तरह अल्लाह ने मुझे चुना ना, तो दीन की मदद और नुसरत के लिए अल्लाह ने मेरे असहाब को भी चुना। बिल्कुल। और कुछ शख्सियात उनमें ऐसी थीं कि उनको अल्लाह ने इस्लाम की फ़तह के लिए चुना। अब आप देखें कि खैबर के दरवाज़े को अकेले उखाड़ देना, फिर 40 बंदों का ना उठाना, ये इंतिखाब रब्बुल आलमीन है। और आप इसी को देखें कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत, जो तलवार उनकी थी वो आम बंदा उठा नहीं सकता, जिसे वो रोज़े की हालत में घंटों घंटों लेकर उसे चलाते थे। ये इंतिखाब रब्बुल आलमीन है। आप ये देखें, नमाज हम भी पढ़ते हैं, हमारी तवज्जो कहाँ होती है, मगर जिस्म में हज़रत अली के तीर लग गया पाँव के अंदर, इसमें टांग में, तो बड़ी कोशिश की निकालने की, निकालते तो हज़रत अली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, तो मना फरमा दिया, फरमाया नहीं अभी कुछ ना करो, ये नमाज में खड़े हो जाएं तो फिर निकाल देना।
जब नमाज में हजरत अली खड़े हो गए और वो पूरा तीर निकाल दिया गया तो सारे लोग वहाँ जमा थे। आपने सलाम फेरा तो फरमाया क्या तुम मेरे जिस्म से तीर निकालने के लिए जमा हुए हो? तो कहा हजरत वो तो आपको नमाज की हालत में निकाल भी लिया। तो ये इंतिखाब रब्बुल आलमीन है। इन हजरात की जो शुजाअत है, जो जुर्रत है, इनके जिस्मों में जो ताकत है, इनका जो इख्तियारी फ़क्र है, इनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, ज़िंदगियों की जो इब्तिदा है, ज़िंदगियों की जो इंतहा है, अल्लाह के घर में पैदा होते हैं, अल्लाह के घर से दुनिया से जाते हैं, फुज़्तु बिरब्बिल काबा का नारा लगा कर जाते हैं। ये सब इंतिखाब रब्बुल आलमीन है। बहुत शुक्रिया और बहुत ही एक मरतबा फिर खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। एक मरतबा फिर तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, आज के दिन के हवाले से सिर्फ यह है कि खुदा ताला न सिर्फ आज के अय्याम और इन अय्याम में होने वाले वाक़यात को सुन के समझ के और उम्मत को आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बल्कि आम दिनों में भी, क्योंकि आपको पता है कि तमाम उम्मत पे इस वक्त कितना मुश्किल वक्त है, तो यही वो अशख़ास हैं, यही वो असहाब हैं कि जिनके वाक़यात को पढ़ के, जिनकी ज़िंदगी पे अमल करके हम इन मुश्किलात से अपने आप को निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।